इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद इस्तेहदाम की बरसी पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में है। 6 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा और इस रिव्यू पिटीशन की वकालत राजीव धवन ही करेंगे। इस रिव्यू पिटीशन में बाबरी मस्जिद फरीक के तौर पर हाजी महबूब, मोहम्मद उमर, मौलाना फजलुर रहमान और बादशाह खान ने दस्तखत किए हैं। उम्मीद ये कि 5 या 6 को पिटीशन दायर हो जाएगा। वो उन्होंने वादे तो किया नहीं कि हम कहाँ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर ले जाओ, बनाओ, इंग्लैंड में बनाओ तो हम बनाएंगे। अब उन्होंने अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि बनाने दिया, वैसे अयोध्या में उनको 5 एकड़ ज़मीन भी देनी चाहिए तो बात क्लियर हो जाती। रिवीजन में न जाते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ज्यादा अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 6 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नजर सानी की अर्जी दाखिल करने वाला है। देखिए, कुछ ही देर पहले हमारे कुछ मेंबर से बात हुई जो वर्किंग कमेटी के मेंबर है बोर्ड के, तो उन्होंने अभी साफ तौर पर तो नहीं कहा कि 6 को ही होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कल कंफर्म हो जाएगा कि 6 को या 7 को भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि तकरीबन 5 जो फरीक इसमें रहे हैं मुस्लिम, उनकी तरफ से क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पैरवी करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। पिटीशन वो दाखिल करने जा रहा है। उसमें चाहे हाजी महबूब हो या उमर हो, ये तमाम जो फरीक रहे हैं बाबरी मस्जिद के मामले पर मुस्लिमों की तरफ से, उनकी एक तरीके से कहे कि रिव्यू पिटीशन पर्सनल लॉ बोर्ड करने जा रहा है 6 या 7 तारीख को। और इसमें यह भी है कि ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। कल एक अहम मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, और उसमें जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इंटरनेशनल, उसमें मीटिंग हुई थी शाम के वक्त। उसमें चाहे जफरयाब जिलानी हो या कई जो वकील थे, शकील साहब हो, इसके अलावा जो वर्किंग कमेटी के सदस्य कासिम रसूल इलियास, वो तमाम लोग मौजूद थे। तो हमने तब भी उनसे बात की थी, तो उनका यह कहना था कि तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है। तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन ऐसी बने, बोर्ड ये कह रहा था कि उसको अगर क्योंकि डर है बोर्ड को भी मुस्लिम फरीकों की खारिज की जा सकती है, इसलिए बोर्ड की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो मजबूती के साथ अपना पक्ष रिव्यू पिटीशन के जरिए रखे। और बोर्ड की तरफ से ये भी साफ कहा गया कि उनकी जो रिव्यू पिटीशन है वो राजीव धवन की क़यादत में ही दायर की जाएगी। राजीव धवन से बात की जा रही है लगातार। कल तो कासिम रसूल इलियास ने ये भी कह दिया था कि बात हो चुकी है और राजीव धवन ही उनके वकील इस सिलसिले में होंगे। बिल्कुल शुएब, जो तस्वीर थी जो देखने में आया था, कई तरह के बयानात भी सामने आए थे और इख्तलाफ भी मुस्लिम जो बोर्ड रहा है या मुस्लिम के जो पक्ष रहे हैं इनमें देखने को मिला था। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर हुई, अब ये साफ हो चुका है कि राजीव धवन ही केस को आगे लेके जाएंगे। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधे तौर पर पार्टी नहीं है इस मामले में, लेकिन जो इसमें फरीक रहे हैं, मैंने जिस तरह से बताया कि चाहे हाजी महबूब हो और जो दूसरे लोग रहे हैं 5, वो इसमें फरीक है सीधे तौर पर। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी तरफ से एक तरीके से कहे कि वो उनको आगे बढ़ाते हुए इसकी पैरवी कर रहे हैं। और पूरा एक वकीलों की पूरी टीम है। हालांकि जमीयत उलमा हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमने ये भी देखा है कि अमूमन एक साथ मिलकर भी कहीं ना कहीं इन लोगों की कई बार मीटिंग होती है। अब से पहले हमने देखा कि मीटिंग होती रहती थी और ड्राफ्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होती रही। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बोर्ड ये कोशिश कर रहा है अब, क्योंकि वो बाद में जा रहा है जमीयत से, कि मजबूती के साथ पक्ष को रखा जाए। जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहता था बोर्ड, जो हमें खबर मिली है कि पीर के रोज वो भी दायर कर सकता था पुनर्विचार याचिका, लेकिन चूंकि तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो बातें हैं पुनर्विचार याचिका के ड्राफ्ट में, वो मजबूत हो, दलील उसमें इस तरह की हो जो जिन पर बहस ना हुई हो या कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिनका जिक्र ना हुआ हो, ये तमाम चीजें जो भी हो सकती है टेक्निकलिटी इस केस से जुड़ी हुई, उन तमाम चीजों पर। और राजीव धवन की ही क़यादत में पूरा तैयार भी हुआ है ड्राफ्ट। तो आप देखते हैं कि इसमें नई चीज क्या है रहेगी। और जो सुनवाई का पूरा प्रोसेस है अब, वो चूंकि 9 दिसंबर के ही बाद शुरू एक तरीके से इस मामले में होगा,
पहले ये 9 नवंबर तक क्योंकि वक्त है कि आप पुनर्विचार या रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो बेंच है इस सिलसिले में वो बने, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे गोगोई साहब वो रिटायर हो चुके हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं। तो उनका पुराने जो जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनकी जगह नए जज आएंगे और बैच में वो शामिल होंगे। उनके बाद उनके पास ये तमाम रिव्यू पिटीशन की कॉपियां भेजी जाएगी और फिर एक चैम्बर में बैठकर एक दिन वो तय करेंगे कि दरअसल क्या ये काबिल है पुनर्विचार याचिका जिस पर सुनवाई हो या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी ये तस्वीर तो साफ नहीं हुई है कि 6 तारीख को रिव्यू पिटीशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दाखिल करेगा या नहीं, क्योंकि तारीख आगे पीछे हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि राजीव धवन ही अब इस केस को आगे लेकर जाएंगे। बाबरी मस्जिद फरीक इकबाल अंसारी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू पिटीशन की मुखालफत की है। इकबाल अंसारी का कहना है कि वो अपने पहले के दिए बयान पर कायम हैं। वो रिव्यू पिटीशन दायर करने के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मसला खत्म हो, इस मसले को आगे ना बढ़ाया जाए। उनका इल्जाम है कि लोग अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। अब और मंदिर मस्जिद की सियासत बंद होनी चाहिए। इस मसले को खत्म कर दिया जाए, इसको आगे ना बढ़ाया जाए। लोग ये समझ रहे हैं कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। उनका यही एक मकसद है। वो अपने फायदे के लिए देश के तमाम हिंदू मुसलमानों को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अब जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति लोग बंद करें। अयोध्या राम जन्मभूमि मुतनाज़ा अहाते और महकमा आसारा कदीमा की तरफ से कराई गई खुदाई से मिले बाकियात और गड्ढों के मुआयने में मुस्लिम फरीकों को रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम फरीक से जुड़े मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला बादशाह खान ने सुप्रीम कोर्ट को खत भेजा है। मौलाना ने मांग रखी है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और बिना किसी पेशगी हुक्म के खुदाई से मिले बाकियात रखे 3 कमरों के ताले ना खोले जाएं। दरअसल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतनाज़ा जमीन का फैसला रामलला के हक में दिए जाने के बाद इल्जाम है कि जब ट्रेंचों और कमरों के मुआयने के लिए मुस्लिम फरीक जा रहे थे तो उनको रंग महल बैरियर से ही वापस कर दिया गया। मुस्लिम फरीकों का कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सिमत में कोई मुनासिब हिदायत नहीं दी गई है। ऐसे में हाई कोर्ट की हिदायत पर जो अमल चल रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। कमिश्नर साहब ने अनअथराइज्ड रूप से मुस्लिम पक्ष को रोक दिया अंदर प्रवेश से, जबकि आज भी व्यवस्था वही बनी हुई है। कमिश्नर साहब भी जा रहे हैं, ऑब्जर्वर भी जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग जा रहे हैं, एसआई के लोग भी जा रहे हैं, विद्युत विभाग के लोग जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जा रहे हैं। तो वो कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? मुसलमान नहीं जा सकता, बाकी लोग जा सकते हैं। अगर वो व्यवस्था बंद हो गई जजमेंट आने से तो टोटल बंद हो गया, तो किसी को जाना नहीं चाहिए अधिकृत क्षेत्र के अंदर। बीएचयू के मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज खान का एक और इंटरव्यू आज हुआ। फिरोज खान ने फैकल्टी ऑफ आर्ट के संस्कृत डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर ओहदे के लिए इंटरव्यू दिया। इस दौरान इंतजामिया ने कहा कि फिरोज खान के दूसरे महकमे में तकर्रुरी को लेकर कोई मुखालफत नहीं है। संस्कृत के दूसरे महकमे में उनका खैर मकदम है। एक तरफ जहां फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर के संस्कृत विद्या धर्म संकाय में छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज फिर फिरोज खान का दूसरे विभाग में इंटरव्यू था। हमारे साथ कुछ छात्र हैं संस्कृत विद्या धर्म के, उनके तरफ से हम जानना चाहते हैं कि क्या वो प्रोफेसर के तौर पर फिरोज खान को बीएचयू में देखना चाहते हैं या फिर वो ये भी नहीं देखना चाहते कि फिरोज खान बीएचयू में पढ़ाएं, या फिर दूसरे विभाग में उनको ट्रांसफर करने की बात जो बच्चे कह रहे थे, क्या जब वो बीएचयू के दूसरे विभाग में उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे? जी, सहर्ष जिसकी योग्यता है और योग्यता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योग्यता का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है। तो उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली, हम उन्हें सहर्ष सम्मान करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें क्या होती है, जो संविधान है, जो मानवीय मूल्यों के जिस आइडियोलॉजी को स्थापित कर मन में लेकर के यह विश्वविद्यालय बनाई गई थी, उसका भी सम्मान करना हमारा। कुछ और दूसरे भी छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आज फिरोज खान का दूसरा इंटरव्यू था दूसरे कला संकाय में, तो क्या आप लोग जब वो कला संकाय में मान लीजिए कि पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो क्या फिर वहां पे भी विरोध शुरू हो जाएगा? देखिए, हम लोग का विरोध बस इतना ही था कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में वो ना है,
क्योंकि महामना के मूल्यों के रक्षार्थ हम लोग लड़ रहे हैं। तो महामना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य 1904, 1915, 1951 और 1969 अमेंडमेंट में जो लिखा गया है वह यही था कि जो श्रुति स्मृति पुराण और सनातन धर्म को मानने वाले होंगे ऐसे धर्म शिक्षक इस संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में तैयार किए जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जो कि लगातार फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर के धरना दे रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि फिरोज खान की नियुक्ति हो लेकिन संस्कृत धर्म विद्या संकाय में ना हो, संस्कृत विद्या धर्म संकाय के बजाय दूसरे विभाग में नियुक्ति हो। हम स्वागत करेंगे फिरोज खान का इस नियुक्ति पर। कैमरामैन बाबूलाल के साथ लोमस जी मीडिया, वाराणसी। यूपी के रामपुर में तंजीम अवाम अहले सुन्नत ने जिला इंतजामिया को पीएम के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसके जरिए सऊदी अरबिया सरकार पर दबाव बनाकर हज फीस में कमी कराने की मांग की है। तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि सऊदी सरकार हज के आज़मीन से ज्यादा टैक्स वसूल रही है। 1 लाख की जगह 2 से 4 लाख रुपए हज के लिए वह खर्च किए जा रहे हैं। इल्जाम है कि ये पैसा सऊदी सरकार दहशतगर्दाना कार्रवाई पर खर्च करती है। इन जालिमों ने तमाम वहाँ सहाबा इकराम के मज़ारात शहीद करा दिए, आले रसूल के मज़ारात शहीद करा दिए और अब पूरी दुनिया से जो हुज्जाज इकराम आते हैं उन पर ये तरह तरह के टैक्स लगाकर, जबकि 1 लाख के अंदर अंदर हज हो जाना चाहिए, ये 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। के नाम पर आतंकवाद फैल गया है, उसके लिए ये सऊदी वहाबी ही जिम्मेदार है। आज मरकजी कैबिनेट ने एक अहम फैसले में शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की तरफ से इस बिल को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब बिल को ऐवान में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि बिल को इसी हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अक़लियतों को हिंदुस्तानी शहरियत दिए जाने की बात कही गई है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 मज़ाहिब यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म मानने वाले अक़लियती पनाहगज़ीनों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी ऐवान में इस बिल को रखा जा चुका है, हालांकि ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। The citizenship amendment bill, as I told you, then 3 Sanskrit deemed universities have been converted into a central university, and therefore we will have a new central university for Sanskrit. That's a good development. महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, वो सब क्या कहा नहीं कि इस देश सबके लिए है और आपका मजहब, आपकी जाति, आपका रंग, आपकी भाषा, ये सब कोई मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं आपको एक ही हक मिलना चाहिए और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल। तो जब एक बिल आता है जो एक मजहब के खिलाफ, सिर्फ एक मजहब के लोगों को कोई हक नहीं देता है जो दूसरों के लिए देता है, ये तो मेरे ख्याल में संविधान के विरुद्ध है और हम इसकी विरुद्ध रहना चाहिए। मैं पर्सनली तो इसके विरुद्ध हूँ। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले पार्लियामेंट हाउस में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। जराये के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हो रही इस मीटिंग में शहरियत तरमीमी बिल पर चर्चा की गई, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को पार्लियामेंट में इसी हफ्ते पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि शहरियत तरमीमी बिल का कई अपोजिशन जमातें मुखालफत भी लगातार कर रही हैं। ऐसे में इस बिल पर हर किसी की नजर है। शहरियत तरमीमी बिल पर जी मीडिया से खास बातचीत में बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने कहा कि ये बिल कैबिनेट ने पास किया है, ऐवान में भी बिल आ जाएगा। मैं दिल से इसका इस्तकबाल करता हूं। वहीं अपोजिशन की मुखालफत पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन का काम तो मुखालफत करने का ही है, उनकी मुखालफत से हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा मुल्क धर्मशाला नहीं है, तरंदाजों को तो बाहर करना ही पड़ेगा। 3 देश पूरी तरह से जहाँ की लगा केवल मुस्लिम कंट्री हैं, तो वहां से मुसलमान को तो आपत्ति हो ही नहीं सकती, परेशानी हो ही नहीं सकती। इसलिए जो विवाद उठाया जा रहा है वो निर्मूल है, बिना कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? केवल इसलिए कि खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचती है, कुछ रह नहीं गया है। इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम की तलबा तंजीमों और सिविल सोसाइटी के साथ शहरियत तरमीमी एक्ट पर बातचीत की थी। जराये के मुताबिक आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने भी मीटिंग में शामिल हुए थे। आसाम की तलबा तंजीमों ने इस बिल से जुड़ी अपनी फिक्र के बारे में अमित शाह को बताया था। उन्होंने वज़ीर दाखिला को बताया कि शहरियत तरमीमी बिल शुमाल मशरिक के लोगों पर कैसे असर डाल सकता है। अमित शाह ने उन लोगों को यकीन दिलाया है
कि इस बिल से उनके मफादात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्ट में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को शहरियत देने की तजवीज़ है। शहरी तरमीमी एक्ट पर वज़ीर दाखिला इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये भरोसा दिलाते रहे हैं कि उन्हें इस बिल से कोई नुकसान नहीं होगा। इंतखाबात से कुछ महीने पहले वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अपने फ्री इंटरनेट वाईफाई स्कीम की एक बार फिर याद आई है। आज केजरीवाल ने करीब 5 साल बाद अपने पुराने वादे को निभाते हुए दिल्ली के लोगों के लिए फ्री वाईफाई स्कीम का ऐलान कर दिया। स्कीम के मुताबिक हर यूजर को फी महीने 15 GB डेटा मुफ्त मिलेगा, जिसके लिए राजधानी में अलग अलग जगहों पर 11,000 हॉटस्पॉट डिवाइस लगाए जाएंगे। जो 7,000 हॉटस्पॉट्स हैं वो 100 हॉटस्पॉट्स इन एवरी असेंबली के बेसिस पे लगाए जाएंगे। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और पहले 100 हॉटस्पॉट्स लगने तक शुरू हो गए हैं। पहले 100 हॉटस्पॉट्स का उद्घाटन 16 दिसंबर को कर दिया जाएगा। वो भी लगने चालू हो गए और 16 दिसंबर को पहले 100 हॉटस्पॉट्स लग के तैयार हो जाएंगे। मुसलसल बढ़ते रेप के वाक़यात पर पूरे मुल्क में गुस्सा है। पूरा मुल्क मुज़म्मिन को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग कर रहा है। मुज़म्मिन को जल्द सज़ा दिलाने वाला कानून बनाने के लिए दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल अनशन पर बैठ गई हैं। स्वाति मालीवाल का अनशन आज भी राजघाट पर जारी है। दरअसल मंगल शाम जंतर मंतर पर कसीर तादाद में पहुंचे पुलिस एहलकारों ने शाम 5 बजे के बाद एहतजाज करने की इजाज़त ना होने की बात कही। काफ़ी देर बातचीत के बाद रात करीब 8:30 बजे पुलिस फोर्स को हटा लिया गया और स्वाति मालीवाल जंतर मंतर से राजघाट पर जाकर अनशन जारी रखने पर सहमत हो गई। लिहाजा आज सुबह स्वाति राजघाट गई और उसके बाद अनशन पर अपने वो बैठ गई। स्वाति का मुतालबा है कि हुकूमत यकीनी करे कि रेप के मुज़म्मिन को 6 महीने के अंदर सजा होगी। और ज़्यादा अपडेट के साथ आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, क्या कुछ सूरत हाल है राजघाट पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कल जंतर मंतर पे जिस तरह से भीड़ थी और खासतौर पे 2 दिन हो गया है, स्वाति मालीवाल को 2 दिन हो गया है और 2 दिन से वो अपनी बातों को लेकर सरकार से मुजाहरा कर रही हैं और सरकार से वो कह रही हैं कि देखिए बात असल में होता क्या है कि हर बार चीजें होती हैं, हर बार हंगामा होता है और फिर उसके बाद शांत हो जाती है चीजें। और 7 साल से निर्भया की माँ बाप लगातार इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हाल है, लेकिन उनको वो इंसाफ नहीं मिला जो उम्मीदें थी। स्वाति ये कह रही है कि हमें इस पर एक ठोस हमको एक जवाब चाहिए, एक पहल चाहिए। सरकार ये कहे कि हाँ हम इसका स्पीडी ट्रायल करेंगे, हम इसके 6 महीने के अंदर इसकी सजा कराएंगे। और साथ ही उन्होंने एक लेटर भी लिखा है तमाम खवातीन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको लिखा है और उनसे कहा है कि आप भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि सभी के घर पे सभी बच्चियां हैं, औरत हैं, किसी की बीबी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो सबका ये जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अपने एहसास करें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे बढ़ें, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है इस वक्त। इसलिए वो एक ठोस पहल चाहती है, एक ठोस हल चाहती है। वो चाहती है कि सरकार उनकी बातों को सुने और सरकार उनकी बातों को सुनकर एक उनको एक आश्वासन नहीं बल्कि उनको एक लिखित तौर पे एक कंफर्मेशन दे कि हाँ हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आपकी बातों को गंभीरता समझ रहे हैं और उसका हम हल करेंगे। ठीक है आशिफ इकबाल, जैसा आपने भी कहा और हमने भी देखा है तारीख में कि इस तरह के मुजाहरे भी बहुत हुए हैं, अनशन भी बहुत हुए हैं। सरकार ने फौरी तौर पर कुछ मांगों को माना लेकिन कोई हल दिखाई नहीं दिया और ख़ुद ये चीज़ हम लगातार देखते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का बयान हमने स्वाति मालीवाल का कल भी सुना था, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो नहीं हटेंगी, चाहे उन्हें यहीं दम क्यों ना तोड़ना पड़े। बिल्कुल सही है। देखिए, साफ तौर पे है कि स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि देखिए हमको दर्द है, हमें उस दर्द का एहसास है जो पीड़िता की माँ बाप को है। हम लोग इसी बात को लेकर हम बार बार ये कहते हैं कि नहीं, हम स्वाति मालीवाल ने ये तक कहा जब हमसे कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए आप याद कीजिए कि निर्भया के समय जब पूरा देश सड़कों पे था तो ये माना जा रहा था कि अब उसके बाद ये घटनाएं रुकेंगी, ये घटनाएं नहीं होंगी, इसमें कमी आएगी। लेकिन कहाँ कमी आई? न रुकी, न कमी आई, न कुछ ठोस हल पाया, बल्कि लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है और आसपास होती दिख रही है। अगर हमको नजीर पेश करना है, हमको एक ऐसी नजीर पेश करनी है जिससे कम से कम रूह कांप जाए ऐसा करने वालों का, वो उनको ये समझना है कि अगर ऐसी चीजें हम सोचेंगे, करना तो बहुत दूर की चीज है, सोचेंगे भी तो हमारा
हमारे साथ बुरा हो जाएगा। तो इसके लिए एक नजीर पेश करना होगा और वो केंद्र सरकार करेगी। स्वाति मालीवाल ने ये भी आरोप लगाया केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार देर रात 8 बजे घोषणा करती है कि पूरे हिंदुस्तान में नोटबंदी हो जाता है। वो देर रात पार्लियामेंट सेशन खुला रहता है, सुप्रीम कोर्ट खुला रहता है, दूसरी सुबह सरकार बन जाती है। तो इस पर ठोस कानून क्यों नहीं? जाहिर है, सच बात है। बिल्कुल आशिफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई सरकारें रातों रात यहाँ बदल जाती हैं। कभी दहशतगर्दों के लिए रात में कोर्ट खोल दिया जाता है, लेकिन जो देश की बेटियां हैं वो अपनी महफूज अपने आप को बनाने के लिए, यकीनी अपनी हिफाजत को बनाने के लिए अनशन पर बैठी हैं। लेकिन अभी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंतजार अभी बरकरार है। उधर मेरठ की रहने वाली दीक्षा गौड़ हैदराबाद में हुए प्रियंका रेड्डी मामले से दुखी होकर धरने पर बैठ गईं। नोएडा के सेक्टर 18 के जीआईपी कट के पास धरने पर बैठी दीक्षा खुद एक पुलिस घराने से आती हैं, उसके बाद भी खुद को गैर महफूज कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के लिए एक नए और सख्त कानून की जरूरत है। दिल्ली के मयूर विहार में एक कंपनी में डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात दीक्षा गौड़ का ये भी इल्जाम है कि मुल्क में हर रोज रेप और बलात्कार जैसे ना जाने कितनी वारदात होती हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। दीक्षा के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझा बुझाकर धरना खत्म कराया गया। पहले तो उनको पकड़ के करना चाहिए ताकि आगे वाले बच्चे ना बिगड़े। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक? मैं हमेशा बैठी रहूंगी जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो, उनको बोलो रूल्स चेंज करें। मैं आज अकेली आई हूँ, कल मैं आऊंगी, कभी तो कोई लड़की मेरे साथ होगी। मैंने देखा यहाँ से इतनी सारी लड़कियां निकल के गई, सबसे ज्यादा इग्नोर लड़कियों ने किया है मुझे। हैदराबाद के गैंगरेप और मर्डर मामले के बाद ख्वातीन सिक्योरिटी को लेकर पूरा मुल्क और सिस्टम अब हरकत में आता दिखाई दे रहा है। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ख्वातीन की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। क्या है फैसला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पंजाब की खबर से पहले यूपी के हरदोई की तस्वीर देखें, जब पेट्रोलिंग पर निकले एसपी को रात 11 बजे होटल की ड्यूटी से अकेले लौटती एक लड़की सड़क पर नजर आई। एसपी आलोक प्रियदर्शी लड़की को वापस उसके होटल ले गए, होटल मैनेजर को बुलाया और उसे खातून स्टाफ पर बने सारे कायदे कानून सिखा दिए। अभी मैंने देखा कि अकेले जा रही है, तो आप लोग को कुछ सिक्योरिटी वाले के साथ कुछ हो जाए इनको भेजते हैं। आज क्या हो गया फिर? आज क्यों नहीं भेजा? कुछ इसी तरह का, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर पंजाब सरकार का फैसला। पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने पुलिस को फरमान जारी किया कि खवातीन रात में घर के बाहर फंसी रहती हैं तो पुलिस उन्हें घर तक छोड़ेगी। खवातीन को पुलिस की फ्री ड्रॉपिंग रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मिलेगी। पिकअप और ड्रॉप उन खवातीन को मिलेगा जिनके पास महफूज गाड़ी नहीं है। खवातीन ये सहूलत डायल 100, 112 और 181 पर कॉल करके मांग सकेंगी। पंजाब पुलिस को ये भी हुक्म दिया गया है कि खवातीन की मुफ्त मदद वाली इस खिदमत में पिकअप या ड्रॉप के दौरान एक खातून पुलिस एहलकार का होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।